Be yourself because original is always worth than a copy. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी आफ्टर क्लास 12 कि जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर्स हैं इस फील्ड में, जिन्होंने अभी बिल्कुल सुनना शुरू किया है कि डीएम होता है, एक एसपी होता है, आईजी होता है, एक पोस्ट आईएएस की भी है, आईपीएस की भी है, और उनके अंदर एक हम कह सकते हैं इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है कि दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। तो ये लेक्चर्स स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस पूरे लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आप 10th के बाद प्लानिंग कर रहे हैं कि यू वांट टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो ये वीडियो आपको 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हमें समझना होगा, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, कि यूपीएससी क्या है। देखिए यूपीएससी आप सबको फुल फॉर्म पता है तो मैं नहीं बताऊंगा, ओके। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है अपने आप में, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। यूपीएससी बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम करवाता है, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसका अलग एग्जाम होता है, ओके। तो उसी में से एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, वर्ल्ड के टॉप 3 या टॉप 5 एग्जाम्स में से आता है, ओके। तो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एआईएस, सीएसजीए एंड सीएसजीबी। 3 कैटेगरी मतलब इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और बाकी उसके नीचे पोस्ट है। आईएएस कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है, आईपीएस कोई एग्जाम नहीं है, ये तो सारी पोस्ट है। मैं आपको दोबारा बता ही देता हूं कि यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। कल को आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्लियरली बोलिए दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। अच्छा, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा है, तो आप बोलिए एआईएस, और एआईएस में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है या फिर आईपीएस है। चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो दोबारा, यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी, ठीक है। एआईएस के 3 पार्ट्स हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, बट सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंडर नहीं आता, इसका सेपरेट एग्जाम होता है। बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता एआईएस के अंडर है। ये टोटल मिला के कुछ 22 सर्विसेज के आसपास है। जैसे एक सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप पे भी मैं आपको कुछ सर्विसेज बताता हूँ, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी में आ गई डेनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस, डेनिप्स भी बोलते हैं, डेनिक्स भी बोलते हैं उसे, ओके। एफकस, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। तो ये टोटल मिला के, जैसा मैंने आपको बताया, 20 से 23 के बीच में टोटल सर्विसेज होती है हमारे पास, और जो हमारा रैंक रहेगा वो हमें सर्विस अलॉट हो जाएगी। रैंक और प्रेफरेंस, देखिए मैं आपको सारी नॉलेज अभी नहीं देना चाहता, धीरे धीरे इनिशियली आपको आगे सब चीज़ों का समझ में आएगा कि एग्जाम का कैटेगराइजेशन क्या है। तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है इस चार्ट के थ्रू। चलिए अब हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो वी आर हैविंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस आफ्टर क्लास 10th, ओके। तो अब इसमें हमें देखना है, देखिए क्लास 10th में अगर आप हैं या फिर आप क्लास 10th को क्लियर करने वाले हैं, माई फर्स्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10th। आप अपनी क्लास 10th में नॉर्मल पढ़िए जैसे आप पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा मत देखिए कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज, छोड़ दीजिए 10th के लिए। 10th जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, अब आपको 11th में आना है, तो 11th में जनरली आप कुछ ना कुछ स्ट्रीम उठाएंगे, लाइक आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, इसमें से कुछ ना कुछ आप लेंगे। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज भी हम कह सकते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे एग्जाम। कॉमर्स वाला भी करेगा जिसने क्लास 11 12th में लिया हो, चाहे किसी ने मेडिकल लिया हो, चाहे किसी ने बाद में एमबीबीएस किया हो, एमडी रेडियोलॉजी किया हो, नॉन मेडिकल वाला बीटेक, एमटेक सभी करेंगे। बट अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, बस इतना मेरा रिकमेंडेशन है। एग्जाम सभी क्लियर करेंगे, बट अगर आप क्लास 11th में आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज टाइप बैकग्राउंड आप ले लेते हैं तो आपको फायदा क्या रहेगा। देखिए आर्ट्स में ना हम वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज के हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो अगर आप 11th में आर्ट्स ले लेते हैं तो इससे एक तो आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात जो आजकल देखी गई है कि 11th 12th जनरली स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग ही करते हैं।
स्कूल बहुत कम जाना जाना होता है। तो 11th-12th में मतलब 11th स्पेशली जो आपकी है, तो उसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दीजिए, ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। बट अब हम सिविल सर्विस में प्रिपेयर क्या करें, हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एनसीईआरटीज। अब बिल्कुल ओल्ड या न्यू मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, बस आप ओरिजिनल लीजिएगा, फोटोकॉपी नहीं। आप एनसीईआरटीज परचेज कीजिए, न्यूज़पेपर लगवा लीजिए, अपने फादर अपने मदर से बात कीजिए कि हमें न्यूज़पेपर लगवाना है। मैं ये क्योंकि इंग्लिश मीडियम के व्यू पॉइंट से बना रहा हूँ वीडियो, तो हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ओके, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो जनसत्ता लगवा सकते हैं, ओके। अब रेगुलर इसको पढ़िए। अब पहले तो आपने मन नहीं खराब करना, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, इसमें क्या ये बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। पढ़ते रहिए, डिक्शनरी साइड में रखिए, और आपके पास सबसे बड़ा टीचर आपका है गूगल, और अभी तो चैट जीपीटी वगैरह भी सब कुछ है, उनकी हेल्प लीजिए, काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज मीनिंग आपको समझ आएंगे, ओके। एंड द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। अब ये जो 2 साल है ना आपके क्लास 11th और 12th के, उसमें आप इन चीज़ों का बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, ग्रेजुएशन। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लास 10th के बाद हम आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड लेंगे। अब उसमें हमें फायदा क्या रहता है कि वी आर हैविंग ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर इनटू द सिविल सर्विसेज, तो हमें काफ़ी फायदा रहेगा इससे। तो इसलिए आप ये पूरा एक अपना बेस प्रिपेयर कीजिएगा, एनसीईआरटीज का, न्यूज़पेपर का और एटलस का। और इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेजुएशन। अगर हम 11th-12th में आर्ट्स ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन भी क्यों ना बीए कर ली जाए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो अब जैसे आप ग्रेजुएशन के अंदर एंटर होंगे, तो ग्रेजुएशन भी आप ऐसी फील्ड में कर लीजिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, लाइक बीए पॉलिटिकल साइंस में कर लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे आप ग्रेजुएशन जैसे पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन का, क्योंकि अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020 की, तो उसके बाद काफ़ी सारा आपका स्टडी करिकुलम भी चेंज हो गया। तो मान लीजिए जैसे 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से मेहनत कीजिए, 3-4 साल अपने लगाइए ग्रेजुएशन में। अब उसमें पॉलिटिकल साइंस लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जो आपका GS1 है ना, आपका एग्जाम को एक बार देखिएगा, जो GS1 है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो उनका स्ट्रॉन्ग बेस आपने पहले 11th-12th में भी कर लिया। हमारी पूरी 3 लेयर स्ट्रेटेजी चल रही है अपनी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। 11th-12th में हमने सेल्फ प्रिपरेशन भी कर ली, हमने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, एटलस भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में आए, तो हमने ग्रेजुएशन भी इसी में कर लिया। थोड़ा डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा, देखिए क्लियर रहना चाहिए आपको कि सिविल सर्विसेज ही करना है, ओके। तो एट द टाइम जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, आराम से आप इसको अपना प्रिपेयर करते रहिए, या फिर हिस्ट्री में कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमें इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि भाई ग्रेजुएशन करें तो कौन सी करें, रेगुलर करें या कोरस्पॉन्डेंस करें। देखिए ये आपको डिसाइड करना है, मैं फ़ायदे और नुकसान बता दूंगा आपको कि रेगुलर का क्या फ़ायदा है और कोरस्पॉन्डेंस का क्या फ़ायदा है। वैसे मैं आपको एक एडवाइस कर देता हूँ कि हम जैसे आई एम अ टीचर इनटू द सिविल सर्विसेज फ्रॉम पास्ट 8 to 9 years, तो हम तो यही देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली में कोचिंग लेने आते हैं, तो दे ज्वाइन द सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और कॉरेस्पॉन्डेंस से वो ग्रेजुएशन करते हैं, नहीं तो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वहाँ से करते हैं, और पैरेलली वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा। अब देखिए अगर आप रेगुलर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आपको क्या एज मिलती है, देखते हैं। देखिए अगर आप रेगुलर ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको कम टाइम मिलेगा सिविल सर्विसेज के लिए, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा टाइम आपका कहाँ पे लग जाएगा, इनटू द कॉलेज। थोड़ा इसको हम अच्छे से समझ ही लेते हैं। देखिए इफ़ यू गेट इनटू द रेगुलर ग्रेजुएशन, तो आपके टाइमिंग्स आप देख लीजिए कि आप मॉर्निंग से लेके, अगर हम प्रॉपरली देखें तो मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 3 और 4 आप बुक हो जाएंगे कॉलेज के अंदर, ये बात हमें समझ के चलना होगा, ओके। या फिर मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 3 और 4 हम तो भैया बिल्कुल बंद गए हैं कॉलेज के अंदर, और अब इसके बाद आके आप थक जाएंगे। इसके बाद आप सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कम टाइम मिलेगा फॉर द ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर प्रिपरेशन के लिए। समझ आ ही गया होगा सबको। अब ज़्यादा टाइम आपका किस में लग जाएगा, मोर टाइम इन कॉलेज, ओके। फिर असाइनमेंट्स वगैरह, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो भाई कॉलेज भी, अगर अच्छा कॉलेज है तो असाइनमेंट देगा ही। और फोर्थ, अब आपके पास कोचिंग का क्या टाइम बचेगा, या तो आप मंडे टू फ्राइडे में, ओके, बहुत क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं मंडे टू फ्राइडे आप इवनिंग का बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। अब अगर आप दिल्ली जैसे शहर में है तो कॉम्यूटेशन आना जाना वो इतना आसान नहीं है, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे लग जाते हैं जगहों से आने जाने पे। अभी आप इतना मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आपको देखना है।
या फिर आपको वीकेंड बैचेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। वीकेंड बैचेस भी ठीक होते हैं, बट वो उसमें वो बात नहीं होती। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन कोई कमी कर रहा है। वीकेंड बैचेस में क्या होता है कि जो मंडे टू फ्राइडे जो 5 दिन में करा रहा है वो 2 दिन में खींच के कराएगा, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है, तो इसलिए आपको टाइम ही नहीं बचेगा भाई। तो या तो आपको, अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, तो या तो आपको इवनिंग बैच उठाना पड़ेगा या फिर वीकेंड। अब वहीं पे अगर हम समझें कि अगर हम कोरस्पॉन्डेंस करते हैं तो अपने को क्या फायदे हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। कोरस्पॉन्डेंस में एक तो अपने को ज़्यादा टाइम सिविल सर्विसेज का मिल जाएगा, फिर कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस रहेगी आपकी कॉलेज में, कभी कभी कॉलेज जाना है, असाइनमेंट्स भी कम होंगे, और आप रेगुलर जो मंडे टू फ्राइडे का आपका कोचिंग है, आप इजीली एनी टाइम, जो भी टाइम आपको सुटेबल हो, आप उसको यूटिलाइज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, हम कोचिंग ज्वाइन कर लें। इफ कोरस्पॉन्डेंस के व्यू पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर ज्वाइनिंग कोरस्पॉन्डेंस कॉलेज, ओके, अब आप ज्वाइन कीजिए नियर अबाउट 9 to 12 और 9 to 13 मंथ्स आपकी कोचिंग ले जाएगी, राइट। अब इसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन का, मतलब शुरू में ही ज्वाइन कर लीजिए, या तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कर लीजिए कोचिंग को ज्वाइन, ओके, या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करते रहिए, या फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में। अब आपको डिसाइड करना है, ओके, या आप देखेंगे। तो 9 से 13 महीने आपके, आप कैप्शन एक विंडो क्लोज कर दीजिए कि इतना टाइम हम दे रहे हैं, ओके। कोचिंग प्लस कॉलेज, ये सब आपको मिक्स करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका क्या रहेगा, प्रिपरेशन भी हो गया, कॉलेज भी हो गया, और नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स जस्ट अपीयर, फिर हम अपीयर कर देंगे इनटू द फाइनल सेमेस्टर ऑफ अवर ग्रेजुएशन, और द फाइनल ईयर में हम अपीयर कर देंगे। और या फिर आप अपना आराम से, थोड़ा तसल्ली से, अगर आपके पास टाइम है, पूरे अपना कंप्लीट कर लीजिए ग्रेजुएशन, जो आपका फाइनल ईयर है, उससे नेक्स्ट ईयर में आप अपीयर कर लीजिए। सिंपल स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा इसको हमने कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं है। तो ये आपको देखना है कि आपको कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। दिस इज अ गुड वीडियो दैट आई हैव क्रिएटेड अ डाटा बाय अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट हु इज इनटू द क्लास 10th। देखिए, क्लास 10th के बाद आप डायरेक्टली, मेरी तो यही एडवाइस है कि आप क्लास 10th के बाद आप डायरेक्टली मत जाइए ऑन दिस कोचिंग। पहले आप सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, बेस बनाइए। बहुत फाइन स्ट्रेटेजी है जो हमने डिस्कस करी है। 11th-12th में बेस बनाइए, सही अपना ग्रेजुएशन सिलेक्ट कीजिए, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, अपना आराम से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाके अपना ग्रेजुएशन ज्वाइन करके साथ में कोचिंग ज्वाइन कीजिए, सेल्फ प्रिपरेशन। कोचिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपना सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर कर दीजिए, और साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल है आपका। और देखिए, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। कहाँ आप कहीं MBA करेंगे, वहाँ पे आगे 5-10 लाख रुपए लगाएंगे। ग्रेजुएशन में भी अगर आप BBA करते हैं, BCom करते हैं, अच्छे कॉलेज से अच्छा खासा पैसा लग जाएगा आपका, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से तो नहीं लगेगा। तो मेरी तो आप सबको यही एडवाइस है कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। हाँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट स्ट्रेटेजी वेराई करता है, चेंज रहता है। हर स्टूडेंट का कंसेप्चुअल स्किल, अंडरस्टैंडिंग, सभी को मैं एक तराजू में नहीं तोल सकता, बिल्कुल जायज़ बात है। तो हर स्टूडेंट का अलग स्ट्रेटेजी रहता है। तो आप, अगर आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बनाना है, तो आप 1-to-1 में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू कि आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। आपके माता पिता भी बात कर सकते हैं कि 10th के बाद आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।